अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स। आज हम बायोलॉजिकल मेथड के बारे में पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल मेथड बेसिकली एक प्रोसेस है जो कि मुख्तलिफ स्टेप्स पर कंसिस्ट करता है और इसको इस्तेमाल करके बायोलॉजिस्ट जो है वो मुख्तलिफ डिस्कवरीज़ वगैरह करते हैं। जस्ट लाइक आप अगर मैथमेटिक्स में कोई सम या प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो एक प्रॉपर फार्मूला इस्तेमाल करके उसको सॉल्व करते हैं, और वैसे ही बायोलॉजी के अंदर भी बायोलॉजिकल मेथड को अप्लाई करके जो मसले मसाइल होते हैं बायोलॉजी के अंदर उनको हल किया जाता है। हम कहते हैं कि साइंस जो है वो प्रूव्ड इन्फॉर्मेशन है, तो बायोलॉजी भी साइंस के अंदर ही आती है, क्योंकि इसलिए इसमें भी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी प्रूव्ड होनी चाहिए। तो बायोलॉजिकल मेथड एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके चलते हम इंफॉर्मेशंस को प्रूव करते हैं कि वो दुरुस्त है या गलत है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पर अगर आप चैनल पर नए हैं या अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बायोलॉजिकल कंसेप्ट्स का एम है कि फर्स्ट ईयर और इंटर की बायोलॉजी तीनों बोर्ड्स यानी सिंध, पंजाब और फेडरल से पूरी तरीके से कवर की जाए। देयरफॉर काइंडली सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। बायोलॉजिकल मेथड जो है वो कुछ स्टेप्स पर, जैसा कि मैंने कहा कि कंसिस्ट करता है, जिसमें सबसे पहला स्टेप जो है वो ऑब्जर्वेशन का है। ऑब्जर्वेशन को हम उर्दू में मुशाहिदा कहते हैं। मुशाहिदा करना किसी भी चीज़ के मुतालिक ढेर सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना या फिर ढेर सारे थॉट्स को कलेक्ट करना कहते हैं। जैसे कि अगर मेरे हाथ में पेन है और एट अ ग्लेंस अगर मैं उस पेन को देखूं और कहूं कि ये पेन है, तो ये एक जो है इन्फॉर्मेशन हो गई। पर अगर मैं पेन की ऑब्जर्वेशन करूं तो मुझे ये भी पता चलेगा कि पेन प्लास्टिक से बनी है, ये भी पता चलेगा कि इसके अंदर इंक है, ये भी पता चलेगा इंक कितनी है, ये भी पता चलेगा कि पेन बॉल पेन है और ये कैसे लिखती है। और ऐसी काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो हैं वो ऑब्जर्वेशन से हमें मिलती है। ऑब्जर्वेशन जो है बेसिकली वो दो टाइप्स की होती है। पहली ऑब्जर्वेशन जो है वो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है और दूसरी टाइप जो है वो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है। तो चलिए इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो डिस्कस करते हैं। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। सबसे पहले तो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है वो थ्योरेटिकल डेटा होती है। मतलब ये कि किसी भी चीज़ को देखकर आपके जहन में जो ख़यालात आते हैं, जो सिर्फ इंफॉर्मेशन उन चीज़ के बारे में आती है, जैसा कि मैंने कहा कि पेन प्लास्टिक से बनी है, इसके अंदर इंक है, ये बॉल पेन है, ये इस स्टाइल में लिखती है, और ऐसी काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन कहलाती हैं। मतलब ये कि वो थ्योरेटिकल डेटा है, ये चीज़ जो मैं सोच रहा हूँ या जो कोई भी सोच रहा है उसे हम थ्योरेटिकल डेटा कहेंगे। इसके बरक्स जो क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा हमारे पास नंबर्स में होती है। मतलब ये क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन या क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन हम इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ मेजरमेंट्स करते हैं। जैसा कि मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है किसी भी एलिमेंट की, तो अगर आप उसको उस एलिमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं और अगर आप उसकी बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट जानना चाहें तो आप उसके ऊपर क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन करेंगे। उसके बाद क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो कम इंफॉर्मेटिव होती है, जबकि क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होती है। देखें, हम किसी भी चीज़ के ऊपर देखकर उसके ऊपर एक थाट डेवलप कर रहे हैं, तो जिस लिमिट तक आपको सोच ले जाएगी उस लिमिट तक ही आप सोच सकेंगे। पर क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है उसमें आप मेजरमेंट्स लेते जाएंगे। देखिए, अगर आप आज देखें तो नैनोमीटर्स में, मिलीमीटर्स में, माइक्रोमीटर्स में भी ऑब्जर्वेशन जो है या फिर मेजरमेंट्स जो हैं वो होती हैं। देयरफॉर हम कहते हैं कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है वो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होती है। नंबर तीसरी चीज़ जो है वो है कि ऑब्जर्वेशन में क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है वो मेजरेबल नहीं। मतलब ये कि मैंने कहा कि पेन प्लास्टिक से बनी है, तो मैं इसको मेजर तो नहीं कर सकता कि, या अगर मैंने कहा कि पेन बॉल पेन है तो मैं इसको मेजर तो नहीं कर सकता कि उसके बरक्स अगर हम क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में देखें तो जो भी डेटा होता है हमारे पास नंबरों में, हम उनको मेजर कर सकते हैं। उसके बाद जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है वो वेरिएबल होती है। मतलब ये कि अगर मैं किसी चीज़ को देखूं तो मुझे उस चीज़ के बारे में कुछ ख्याल आएगा। अब ज़रूरी नहीं अगर मैं उसको दूसरी दफ़ा देखूं तो दूसरी दफ़ा भी मुझे वही ख्याल आए जो पहले आया था, या अगर आप मेरी जगह पर देखें तो आपको भी वही ख्याल आए। इसीलिए क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है वो वेरिएबल होती है, वेरी कर सकती है, जबकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है वो वेरिएबल नहीं हो सकती। देखें, अगर आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर की, अगर आपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू वो रिकॉर्ड की है 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो अगर मैं वाटर को बॉयल करूँ या आप करें, अगर दिन को करें या रात को करें, वाटर की बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सेम ही रहेगी, वो वेरिएबल नहीं होगी। तो ये कुछ जो है डिफरेंसेस हैं ऑब्जर्वेशन के दो टाइप्स में, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में। इनसे एक और भी है, वो ये कि क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो कम एक्यूरेट होती है बनिस्बत क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन के। अब हम वापस चलते हैं और ऑब्जर्वेशन को करने के बाद डेटा कलेक्शन का टाइम आता है।
डेटा कलेक्शन के अंदर साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट जो हैं वो जितने भी ऑब्जर्वेशंस करते हैं वो अपने सब ऑब्जर्वेशंस को कलेक्ट करते हैं, या फिर काफ़ी दफ़ा ऐसा भी होता है कि जिस चीज़ को, जिस मसले को कोई बायोलॉजिस्ट हल करना चाहता है, उस मसले पर पहले से ही किसी और साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशन की हुई होती है। तो इस नतीजे में ऑब्जर्वेशन उस साइंटिस्ट की जो है वो भी बायोलॉजिस्ट को थोड़ी मदद दे देती है। इसीलिए जितनी भी डेटा जहाँ से भी उसे मिलती है वो उसे कलेक्ट कर लेता है, अपनी डेटा को भी कलेक्ट कर लेता है। अच्छा, डेटा कलेक्शन के बाद बारी आती है हाइपोथेसिस की। हाइपोथेसिस को दूसरे अल्फाज में टेंटेटिव स्टेटमेंट या फिर टेंटेटिव आंसर टू क्वेश्चन भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन क्या था, कोई भी एक चीज़ जो बायोलॉजिस्ट ने उठाई, उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन की, उसके ऊपर डेटा कलेक्ट की। अब बेस्ड अपॉन दैट डेटा और दैट दोज ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट जो है वो हाइपोथेसिस लगाता है या एक टेंटेटिव स्टेटमेंट देता है कि हो सकता है कि ऐसा हो। ठीक है। अब अगर आप मिसाल लें रॉबर्ट हुक की, जिसने कि सेल को जो है ऑब्ज़र्व किया था, और सेल की पहली जो डिस्कवरी है वो रॉबर्ट हुक के साथ कनेक्ट होती है। रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि कॉर्क को लिया और फिर उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन की। अगर उसने जब उस कॉर्क को ऑब्ज़र्व किया अंडर माइक्रोस्कोप, तो उसे पता चला कि वो कॉर्क जो है छोटे छोटे चेम्बर से बनी हुई है। तो रॉबर्ट हुक ने उसके बाद फिर डेटा कलेक्ट की, उसके पहले जो भी डेटा थी या फिर उसने जो भी ऑब्जर्वेशन किए थे उसकी डेटा, और फिर उसने एक हाइपोथेसिस लगाया। और उसने ये हाइपोथेसिस लगाया कि हो सकता है कि सारे प्लांट्स जो हैं वो बने हैं सेल से, ऐसे ही सेल से जो कि मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो हाइपोथेसिस लगता है और उसके बाद फिर जो है रीजनिंग, एक्सपेरिमेंट, ये दोनों स्टेप्स जो हैं वो इस हाइपोथेसिस को ट्रू या रॉन्ग साबित करने के लिए होते हैं। हाइपोथेसिस के बाद फिर बारी आती है रीजनिंग की। रीजनिंग को हम दूसरे अल्फाज में कहते हैं लॉजिकल थिंकिंग। जो भी हाइपोथेसिस साइंटिस्ट देते हैं, साइंटिस्ट उसके ऊपर लॉजिकली थिंक करते हैं कि अगर ये स्टेटमेंट दी गई है कि लॉजिक इसके बारे में क्या कहता है। तो रीजनिंग जो है उसके मुतालिक अगर हम बात करें तो इसकी दो टाइप्स आ जाती हैं हमारे पास। एक इंडक्टिव रीजनिंग आ जाती है और दूसरी डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? इंडक्टिव रीजनिंग जो है उसमें हम जाते हैं फ्रॉम स्पेसिफिक टू जर्नल, और डिडक्टिव रीजनिंग जो है उसमें हम जाते हैं जर्नल टू स्पेसिफिक। तो ये इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग की कुछ डिफरेंस होते हैं इन दोनों के बीच में। उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट का पार्ट आता है। एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि साइंटिस्ट जो जो भी हाइपोथेसिस लगाते हैं उन्हें फिर साइंटिस्ट जो है वो टेस्ट करते हैं। मतलब ये कि अगर रॉबर्ट हुक जो था, उसने कहा कि जिस कॉर्क को मैंने ऑब्ज़र्व किया है, ये कॉर्क जो है इसमें कुछ सेल्स या कुछ चेम्बर्स बने हैं। तो हो सकता है कि दूसरे सारे जो प्लांट्स हैं उसमें भी यही चेम्बर्स या ये भी जो सेल्स हैं वो सभी में मौजूद हों। तो रॉबर्ट हुक ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जिसमें इन या दूसरे प्लांट्स के अंदर भी ऐसे ही सेल्स या चेम्बर्स मौजूद थे। तो रॉबर्ट हुक ने कहा कि हाँ, सारे प्लांट्स जो हैं वो इन सेल से बने हैं। अगर उसको ये फाइंडिंग नहीं होती तो वो अपने पिछले वाले हाइपोथेसिस को रॉन्ग करार दे देता। जस्ट लाइक दैट एक्सपेरिमेंटेशन ऐसे होती है। एक्सपेरिमेंट के बाद कंक्लूजन का स्टेप आता है। कंक्लूजन में साइंटिस्ट जो भी स्टेप्स करता आता है उसका एक कंक्लूजन निकाल लेता है कि हाँ भाई, मैंने ये ऑब्ज़र्व किया, मैंने ये हाइपोथेसिस लगाया, उसके बाद फिर मैंने उसको एक्सपेरिमेंट किया और मुझे ये नताइज मिले हैं। अगर वो नताइज जो हैं वो वैसे ही मिलते हैं जैसा कि हाइपोथेसिस लगाया था, अगर वो नताइज वैसे ही मिलते हैं तो फिर उन नताइज को थ्योरी कहा जाता है। पर अगर उन नताइज में साइंटिस्ट फेल हो जाता है, यानी कि वो नताइज वैसे नहीं निकलते जो कि साइंटिस्ट ने बताए थे हाइपोथेसिस में, तो फिर ये जो सारा स्टेप है वो फेल हो जाता है, यानी कि साइंटिस्ट वापस अपने हाइपोथेसिस वाले स्टेप पर चला जाता है। और अगर यही थ्योरी जो है वो बार बार दोहराई जाए, उसको बार बार टेस्ट किया जाए, हर एक कंडीशन के अंदर टेस्ट किया जाए, तो फिर ये थ्योरी लॉ बन जाती है। तो ये था बायोलॉजिकल मेथड। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।